नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संपूर्ण अध्ययन में। आज हम पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। ठीक है मित्रों, हम पढ़ रहे थे प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें हमने उसके सारे स्रोतों के बारे में जान लिया था कि हमें कौन सा स्रोत, इतिहास जानने के लिए हमें किन किन स्रोतों की आवश्यकता होती है, इन सभी के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली थी। अब आज हम जानेंगे सिंधु सभ्यता के बारे में। ठीक है मित्रों, सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। ठीक है मित्रों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें मित्रों। जो भी आपके ग्रुप हों, जो भी आपके दोस्त हों, उसमें मेरी वीडियो को शेयर कर दें। ठीक है मित्रों, जिससे उन्हें भी इसके बारे में पता चल सके, इतिहास को वो भी पढ़ सकें अच्छे से और याद कर सकें। ये मेरे ऑडियो लेक्चर्स हैं जिसमें हम सिर्फ मैं आपको सुनाने वाला हूँ। इतिहास की जो भी जानकारी है वो आप बस सुनेंगे अकेले। ठीक है मित्रों, ये मतलब एक आप हिसाब से समझ रहे होंगे, आप ऑडियो के रूप में ले सकते हैं और ध्यान से सुन सकते हैं। सुनने से बहुत सी चीज़ें हमें याद हो जाती हैं। ठीक है मित्रों, तो इस वीडियो को आप बार बार सुन सकते हैं और इतिहास को याद कर सकते हैं। बहुत से लोगों को इतिहास याद नहीं होता है, वो इसे सुनकर याद कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो आइए हम शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानना। तो हमारा पहला पॉइंट है आज का। सबसे पहले हम जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ, किस समय, कितने वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पहले हमें सिंधु घाटी सभ्यता का हमें पता चला। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का पता हमें 1921 में चला था। ठीक है मित्रों, कब चला था? 1921 में सर्वप्रथम हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो किसने बताया था? तो जो हमारे राय बहादुर दयाराम शाहिनी थे, उन्होंने हड़प्पा नामक स्थान पे इसे खोजा था। ठीक है मित्रों, तो आइए अब हम इसके बारे में जानते हैं। देखिए, जब तक सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में मालूम नहीं चला था, तब तक सारे इतिहासकार थे जो वो भारतीय इतिहास में सबसे प्राचीनतम चीज किसे मानते थे? वैदिक सभ्यता को सबसे प्राचीनतम मानते थे। ठीक है मित्रों, फिर जब 20वीं सदी के तीसरी दशक में कुछ पुरातात्विक स्थलों को खोजा गया, ठीक है, तो इससे यह बात साबित हो गई कि वैदिक सभ्यता जो थी वो प्राचीनतम नहीं थी। तो कौन सी सभ्यता प्राचीनतम थी? तो इससे पता चला कि सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भी ज़्यादा प्राचीन थी। ठीक है मित्रों, तो रेडियो कार्बन की मदद से, ठीक है, जो नवीन विश्लेषण पद्धति है रेडियो कार्बन C14, ठीक है मित्रों, जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति से सिंधु घाटी सभ्यता को कितना पुराना बताया जाता है? 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी जाती है। ठीक है मित्रों, इसका जो आकार था वो त्रिभुजा आकार था। ठीक है, इसका आकार कैसा था? इसका त्रिभुजा आकार था और यह पश्चिम में, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता पश्चिम में पश्चिमी पुरास्थल दासक नदी के किनारे स्थित सुतकंडाडोर बलूचिस्तान, ठीक है, तो पश्चिम में ये कहाँ तक फैली हुई थी? सुतकंडाडोर तक, ठीक है, बलूचिस्तान सुतकंडाडोर तक फैली थी पश्चिम में। और पूर्व में पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश तक पूर्व में यह फैली हुई थी। उत्तर में उत्तरी पुरास्थल इसका है, सबसे उत्तरी पुरास्थल है चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा, जम्मू कश्मीर में। ठीक है मित्रों, और दक्षिणी पुरास्थल कौन सा है? गोदावरी नदी के तट पर दायमाबाद जिला अहमदाबाद महाराष्ट्र। तो ये इस तरीके से इस सभ्यता के अंतिम बिंदु थे। ठीक है मित्रों, जिसमें मैंने आपको बताया पश्चिमी पुरास्थल, जो पश्चिमी छोर था इसका, इनमें मैंने आपको सारे छोर बताए, पश्चिमी छोर, पूर्वी छोर, उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर। ठीक है मित्रों, इसका क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, कितना है? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई इसकी है 1400 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम की लंबाई है इसकी 600 किलोमीटर। ठीक है मित्रों, तो ये इसकी लंबाई है।
इस सभ्यता से जुड़ी लगभग 1400 बस्तियां खोजी जा चुकी हैं। ठीक है, अभी तक कितनी बस्तियां खोजी जा चुकी हैं? 1400 बस्तियों को अभी तक खोजा जा चुका है। इसमें लगभग 925 बस्तियां भारत में और 475 बस्तियां पाकिस्तान में हैं। ठीक है मित्रों, तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन को मालूम चला था। ठीक है, सबसे पहले किसे मालूम चला था? चार्ल्स मैसन को पता चला था 1826 में। फिर उसके बाद में जब जो हमारा भारतीय पुरा सर्वेक्षण विभाग था उस समय का, उसके महानिदेशक थे जॉन मार्स। तो जॉन मार्स के समय दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की। ठीक है, उसे और अच्छे से खोजा। फिर 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। ठीक है मित्रों, और फिर जो सर जॉन मार्स थे 1924 में उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की। तो कब की थी? 1924 में। भले ही दयाराम साहनी ने 1921 में सिंधु सभ्यता की खोज कर ली थी, लेकिन सबसे पहले इसे किसने बताया था? सबसे पहले इसे 1826 में किसने बताया था? चार्ल्स मैसन ने इसकी जानकारी दी थी सबसे पहले। उसके बाद खोज किसने की? 1921 में दयाराम साहनी ने, और फिर सर जॉन मार्स ने 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता की उन्नत नगरीय सभ्यता की विधिवत घोषणा कर दी कि एक सभ्यता मिली है जिसे हम कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है मित्रों, तो देखिए सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो आद्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है मित्रों, कैसी थी? आद्य ऐतिहासिक अथवा कांस्य युगीन सभ्यता माना जाता है इसे। तो कांस्य युगीन क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें कांसे की बहुत सी चीजें हमें देखने को मिलती हैं इस सभ्यता में। इस सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे जहां तक। ठीक है मित्रों, तो इस सभ्यता में मुख्य निवासी कौन थे? इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्राविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। तो इसके निवासी थे द्राविड़ एवं भूमध्य सागरीय। ठीक है मित्रों, तो आइए हम इस सभ्यता की नगर योजना के बारे में जान लेते हैं। तो इस सभ्यता में सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? नगर योजना। ठीक है, और साथ में यह एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक, तो नगरों में सड़कें व मकान विधिवत बनाए गए थे। मकान पक्की ईंटों के बने थे। ठीक है मित्रों, मकान कैसे थे? पक्की ईंटों के बने थे। और जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी, इनकी इनके नगर थे वो किस नगर और घरों का विन्यास था? ग्रिड पद्धति पे आधारित था। ठीक है, किस पर आधारित था? ग्रिड पद्धति पे आधारित था। और इसके घर के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर ना खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। ठीक है मित्रों, आप समझ पा रहे होंगे। देखिए मैं आपको बताता हूं किस प्रकार से देखिए किस प्रकार से खुलते थे ये पीछे की ओर। देखिए ये हमारी, मान लीजिए ये है हमारा घर और ये है इसकी सड़क। ठीक है, तो देखिए ये सड़क है, तो अब इसके जो दरवाजे थे वो यहाँ खुलते थे। ये सड़क है और ये घर का ये आगे का हिस्सा है। तो यहाँ आगे के हिस्से में खिड़की एवं दरवाजे नहीं होते थे। खिड़की एवं दरवाजे कहाँ होते थे? पिछले हिस्से में। ठीक है मित्रों, तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से ये किया जाता था। ठीक है, तो ठीक है मित्रों, इस प्रकार से इनके दरवाजे एवं खिड़की सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। केवल एक नगर लोथल था जिसके दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। ठीक है, तो अकेला लोथल ऐसा शहर था जिसमें मकान कैसे थे, घर कैसे थे, वर्तमान जैसे हमारे अभी वर्तमान में घर होते हैं कि हमारे घरों का दरवाजे कहाँ खुलते हैं? सड़क की ओर। तो इस प्रकार से खुलते थे पहले। ठीक है मित्रों, लोथल में, सिर्फ लोथल में, बाकी जगह पे कैसे खुलते थे? पीछे की ओर खिड़की एवं दरवाजे हुआ करते थे। ठीक है, तो देखिए और आगे मैं आपको बताता हूँ, प्रत्येक सड़क और गली में दोनों ओर पक्की नालियां बनाई गई थी। ठीक है, नालियां पक्की व ढकी हुई थी। ठीक है, तो सड़क एवं नालियां कैसी होती थी? पक्की ईंटों की सड़क बनती थी
सड़क भी पक्की होती थी और नाली भी पक्की बनाई जाती थी। और नालियाँ कैसी होती थी? ढकी होती थी। सिंधु सभ्यता की ईंटों की विशेषता यह है कि उन पर किसी प्रकार का चिन्ह नहीं मिलता। ठीक है, तो सिंधु घाटी की सभ्यता की जो ईंटें थी वो प्लेन थी। उन पे जैसे आप आजकल की ईंटों को देखते होंगे, उनमें कुछ ना कुछ क्या होता है, कुछ ना कुछ चीज, कुछ ना कुछ आकृति उसमें जरूर भी बनी होती है, कंपनी का नाम लिखा होता है। तो पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता की ईंटें थी उनमें इस प्रकार से नहीं था। कुछ ईंटों पे बस क्या है, कुत्ते और कौवे के पंजों के निशान मिलते हैं कुछ ईंटों पे। ठीक है, सभी ईंटों पे नहीं, कुछ ईंटों पे। इस सभ्यता का विस्तार पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक था। ठीक है मित्रों, तो देखिए इसका कुछ भाग पाकिस्तान में भी है और कुछ भाग हमारे भारत में भी है। ठीक है, तो दोनों जगह है। तो वर्तमान में देखिए बलूचिस्तान, सिंध, ये कहाँ पे है? ये है पाकिस्तान में। ठीक है, बलूचिस्तान और सिंध कहाँ है? पाकिस्तान में। गुजरात, राजस्थान, जम्मू और पश्चिमी उत्तर प्रदेश ये हमारे भारत में। और पंजाब का भी आधा पंजाब कहाँ है? आधा पंजाब पाकिस्तान में है और आधा पंजाब हमारे भारत में है। तो इस प्रकार से पंजाब का भी जो हिस्सा है उसमें भी आधा कहाँ चला गया है? पाकिस्तान में। तो आधी चीज हमें पाकिस्तान में मिलेंगी सभ्यता की और कुछ चीजें हमारे देश में मिलेंगी। इसमें सबसे प्रमुख चीज क्या है? स्नानागार प्रायः मकान के उस भाग में बनाए जाते थे जो सड़क अथवा गली के निकटतम हो। ठीक है मित्रों, तो जो स्नानागार थे वो कहाँ बनते थे? सड़क के पास में बनते थे, क्योंकि सड़क के ही पास से क्या गई है होती है? नाली गई होती है। ठीक है, उसी बाजू से नाली गई थी, तो इसलिए वहां पे सड़क के पास में, जैसे कि मैंने अभी आपको इस चित्र में बताया था। देखिए मैं आपको फिर से बताता हूँ इस चित्र में, ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये सड़क है, ये अपनी सड़क है। तो यहाँ पे बाथरूम बने होते थे। ठीक है, जो बाथरूम जिन्हें हम बोलते हैं वो यहाँ पे बने होते थे। ठीक है मित्रों, तो आप समझ गए होंगे ये किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार मिला जो 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा था। ठीक है, और 39 फीट, 23 फीट और 8 फीट। ठीक है, अगर आपको 8 फीट में पूछा जाए तो आप 39 फीट लंबा बोलेंगे और 23 फीट चौड़ा बोलेंगे और 8 फीट गहरा बोलेंगे। ठीक है, अगर फुट में पूछा जाए। ठीक है, इस स्नानागार का प्रयोग अनुष्ठानिक स्नान के लिए होता था। ठीक है, नगर प्रायः 2 भागों में बटा था, ऊपरी भाग अथवा सीडेंटल तथा निचला भाग। ठीक, ऊपरी भाग और निचला भाग 2 में बटा था। तो निचले भाग को सीडेंटल भी बोलते हैं। सीडेंटल में जिन इमारतें, मतलब नीचे निचला भाग जो था उनमें कौन कौन सी इमारतें होती थी? खाद्य भंडार गृह, महत्वपूर्ण कार्यशाला एवं धार्मिक इमारतें स्थित थी। कहाँ पे? क्षमा कीजिए, सीडेंटल मतलब ऊपरी भाग। ठीक है, थोड़ी सा मैंने गलत बता दिया आपको। सीडेंटल मतलब ऊपरी भाग। तो ऊपरी भाग में क्या होती थी? महत्वपूर्ण इमारतें होती थी, जैसे कि खाद्य भंडार हो गए, खाद्य भंडार गृह, महत्वपूर्ण कार्यशालाएं, ये सारी चीजें ऊपरी भाग में होती थी। ठीक है, और धार्मिक इमारतें स्थित होती थी ऊपरी भाग में। निचले भाग में क्या थे? लोग रहा करते थे। ठीक है, तो निचले भाग में लोग रहते थे। ठीक है मित्रों, सिंधु घाटी सभ्यता अथवा सैंधव सभ्यता नगर सभ्यता थी, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। तो इसकी प्रमुख प्रमुख नगर थे वो 6 बड़े प्रमुख नगरों के नाम मैं आपको बताता हूँ। इसमें बहुत से नगर मिले हैं, लेकिन इसमें जो प्रमुख नगर थे वो थे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंग। तो ये प्रमुख कुछ इसके स्थल हैं। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ मिले हमें? गुजरात में खोजे गए हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित पुरास्थल हैं वो गुजरात में खोजे गए। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। ठीक है मित्रों, तो वैसे तो इसका सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो, लेकिन जो भारत में स्थित है पुरा स्थल वो कौन सा है?
वो है हमारा राखी गढ़ी। ठीक है मित्रों, तो वैसे तो ओवरऑल बोला जाए मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा स्थल है, लेकिन भारत में है राखी गढ़ी। ठीक है, भारत में जो स्थित है वो राखी गढ़ी है। कहाँ है ये? घग्गर नदी के किनारे है राखी गढ़ी, जो हरियाणा के जिंद जिला में स्थित है। ठीक है, तो राखी गढ़ी कहाँ है? हरियाणा के जिंद जिला में है। इसकी खोज 1969 में सूरज भान ने की थी। ठीक है मित्रों, अब आइए मैं आपको आगे बताता हूँ। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध हमें मेसोपोटामिया से भी मिलते हैं। तो कैसे मिलते? देखिए मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेहुला शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से है। ठीक है, तो इससे हमें क्या जानकारी मिलती है कि सिंधु सभ्यता, जो सिंधु सभ्यता थी वो किससे जुड़ी हुई थी? उस समय कहाँ कहाँ व्यापार करती थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी व्यापार होता था इनका, तब तो वहां पे कुछ चीजें मिलेंगी। ठीक है मित्रों, तो संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन कैसा था? वाणिक वर्ग के हाथों में था। ठीक, वणिक वर्गों के, क्षमा कीजिए, इसका शासन व्यवस्था किसके हाथों में थी? वणिक वर्गों के हाथों में थी। पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। तो पिगट कौन है? पिगट अपने कोई वैज्ञानिक पुरातात्विक होंगे तो और इतिहासकार होंगे, तो पिगट ने क्या कहा है? हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। ठीक है मित्रों, अब आइए हम इनका आर्थिक जीवन जान लेते हैं। इनका आर्थिक जीवन कैसा था? ठीक है मित्रों, तो सैंधव वासियों के जीवन का मुख्य उद्यम कृषि था। ठीक है मित्रों, सैंधव वासियों का प्रमुख क्या था? प्रमुख उद्यम कृषि था। तो यह कैसे पता चला कि इनका प्रमुख उद्यम कृषि था? तो ये इस प्रकार से पता चला कि यहाँ पे जुते हुए खेत मिले। ठीक है, और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य कालीबंग से प्राप्त हुए। तो कृषि का कैसे मालूम चला कि यहाँ के लोग कृषि करते थे? जब पुरातात्विक लोग यहाँ पे खोज कर रहे थे। ठीक है मित्रों, मतलब खुदाई कर रहे थे, तो उन्हें जुते हुए खेत मिले यहाँ पे। ठीक है, सिंधु तथा उसकी सहायक नदियां प्रतिवर्ष उर्वरा मिट्टी बहाकर लाती थीं तथा पाषाण व कांस्य निर्मित उपकरणों की सहायता से खेती की जाती थी। यहाँ का प्रमुख खाद्यान्न गेहूं एवं जौ थे। खुदाई में गेहूं एवं जौ के दाने मिले हैं। ठीक है मित्रों, तो खुदाई में क्या मिले हैं? गेहूं एवं जौ के दाने मिले हैं। ठीक है, यहाँ के किसान अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज उत्पन्न करते थे तथा अतिरिक्त उत्पादन को नगरों में भेजते थे। नगरों में अनाज के भंडार के लिए अन्नागार बनाए गए थे। ठीक है, तो क्या बनाए गए थे? अन्नागार बने हुए थे। ठीक है, तो देखिए इसके अलावा भी जब ये लोग कहीं बाहर विदेश से इनको किसी दूसरी जगह से व्यापार करना होता था, तो इसके लिए यहाँ पे 2 बंदरगाह भी मिले। ठीक है, तो लोथल एवं सुतकोतदा में 2 बंदरगाह मिले जहाँ से बाहर से ये लोग व्यापार करते थे। देखिए यहाँ के लोग प्रमुख फल क्या थे? यहाँ के लोगों के केला, नारियल, खजूर, अनार, नींबू, तरबूज आदि का यहाँ उत्पादन होता था। ये इनके प्रमुख क्या थे? फल थे जिन्हें ये लोग खाते थे। कृषि के साथ साथ यहाँ के लोग पशुपालन भी करते थे। कुबड़दार वृषभ का मोहर पर अंकन बहुतायत में मिलता है। अन्य पालतू पशु भी थे जिसमें बैल, गाय, भैंस, कुत्ते, सुअर, भेड़, बकरी, हिरण, खरगोश आदि मिलती हैं। ठीक है मित्रों, तो देखिए हड़प्पा की मोहरों पर यही बात है। हड़प्पा की मोहरों पर कुबड़दार वृषभ या ऐसे क्या बोला जाता है? श्रृंगी पशु के अंकन मिलते हैं। ठीक है, या तो आपको मिलेगा पेपर में कुबड़दार वृषभ या श्रृंगी पशु का अंकन। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा भी मिलता है। ठीक है मित्रों, तो ये लोग इस प्रकार की मोहरों का उपयोग करते थे अपने व्यापार में। एक श्रृंगी पशु का अंकन वाला और एक आयताकार मोहर पे स्त्री का गर्भ वाला। ठीक है मित्रों, इसके अलावा आइए हम देखते हैं सैंधववासी मिठास के लिए शहद का उपयोग किया करते थे। ठीक है, तौल के लिए, इकाई के लिए ये 16 के अनुपात में करते थे उपयोग। किसका? तौल की इकाई का। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिया एवं 4 पहिया वाली बैलगाड़ी या भैंस गाड़ी का भी
उपयोग किया करते थे। ठीक है मित्रों, तो आशा करता हूँ आप ये समझ गए होंगे। आगे आइए पढ़ते हैं। सुतकोटदा से प्राप्त अश्व अस्थियां तथा लोथल और रंगपुर से प्राप्त अश्व की मृण मूर्तियों के आधार पर अब यह निष्कर्ष निकाला जा रहा है कि सैंधववासी अश्व से परिचित थे। ठीक है मित्रों, तो जो सैंधववासी थे वो अश्व से परिचित थे। इसके बारे में इसी प्रकार से जानकारी निकाली जाती है कि जहाँ पे वो अवशेष मिले। ठीक है, तो यहाँ पे अश्व के अवशेष मिले और मृण मूर्ति भी मिली। तो मृण मूर्ति आप समझते होंगे, जो मृण मतलब मिट्टी की। ठीक है मित्रों, तो मिट्टी की मूर्ति इन्हें मिली। कृषि तथा पशुपालन के साथ साथ उद्योग एवं व्यापार भी अर्थव्यवस्था की प्रमुख आधार था। ठीक है, अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या था? कृषि एवं पशुपालन के अलावा उद्योग एवं व्यापार। वस्त्र निर्माण इस काल का प्रमुख उद्योग था। सूती वस्त्र के अवशेषों से ज्ञात होता है कि यहाँ के निवासी कपास उगाना भी जानते थे। विश्व में सर्वप्रथम यहीं के निवासियों ने कपास की खेती प्रारंभ की। ठीक है मित्रों, तो अब देखिए आपके लिए पेपर में इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम कपास की खेती कहाँ पे की गई। तो आप क्या बता देंगे मित्रों? आप यही बता देंगे कि कपास की खेती सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता में या सिंधु घाटी सभ्यता में की गई। जिस प्रकार से भी आपको वहां पे ऑप्शन हो आप उसका जवाब देंगे। ठीक है मित्रों, इस सभ्यता के लोगों की मोहरे एवं वस्तु पश्चिमी एशिया तथा मिस्र में मिली हैं। तो यह क्या दिखाता है कि यहाँ के लोग, सिंधु सभ्यता के लोग पश्चिमी एशिया एवं मिस्र के लोगों के साथ व्यापार किया करते थे। यहाँ के निवासी वस्तु विनिमय द्वारा व्यापार किया करते थे। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति में तौल की बांट 16 अथवा गुणज आधार की थी। ठीक है मित्रों, कैसी थी? 16 अथवा गुणज आधार पर। गुणज मतलब उसको जितना आप बढ़ाना चाहो तो 16, 64, फिर ऐसे ही आगे बढ़ता जाता है 16 के पहाड़ा के क्रम में। ठीक है मित्रों, तो 16 के गुणज में यहाँ पे उद्योग की मतलब जो तौलते थे वो 16 के गुणज में तौला जाता था। ठीक है मित्रों, तो देखिए यहाँ पे और कहाँ कहाँ से व्यापार होता था? अफगानिस्तान, सोवियत, तुर्कमेनिस्तान, मेसोपोटामिया, ईरान आदि देशों से कच्चे माल का आयात किया जाता था। इसके अलावा मैसूर से सोने का व्यापार होता था। राजस्थान, मद्रास एवं बलूचिस्तान से तांबे का आयात निर्यात किया जाता था। अजमेर से सीसा, कश्मीर एवं काठियावाड़ से बहुमूल्य पत्थरों का उत्पादन किया जाता था। ये प्रमुख उत्पादन केंद्र थे। ठीक है मित्रों, तो देखिए सोना हमें कहाँ से मिलता था? कर्नाटक से, और उसके अलावा अफगानिस्तान और फारस से सोने का उद्योग होता था। ठीक है, ये आयात किया जाता था। चांदी का होता था अफगानिस्तान एवं फारस से। ठीक है, और फिर इसके अलावा तांबे का होता था खेतड़ी बलूचिस्तान से। खेतड़ी राजस्थान में है और बलूचिस्तान कहाँ? पाकिस्तान में है। टिन का होता था मध्य एशिया एवं अफगानिस्तान से। शीशे का आयात होता था राजस्थान एवं दक्षिण भारत से। गोमेद आता था सौराष्ट्र से। जुम्मड़ी आता था महाराष्ट्र से। फिरोजा आता था ईरान एवं अफगानिस्तान से। लाजवर्द मणि आती थी मेसोपोटामिया से। और नील रत्न आता था बदखाशां से। ठीक है मित्रों, कहाँ से? बदखाशां। ठीक है, बदखाशां से आता था। देखिए मैं आपको बदखाशां लिख के बता देता हूँ। इस प्रकार से लिखा जाएगा बदखाशां। देखिए हाँ, ये बा, ठीक है, बदखाशां। ठीक है, तो ये बा बकरी का बनेगा अपना, वा द खा, और फिर ये शा शक्कर का, और फिर ये उसके ऊपर देखिए मित्रों ये सा शक्कर का बनेगा और उसके ऊपर चंद्रबिंदी। तो ये बदखाशां। ठीक है, तो ये बदखाशां से होता था। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। ठीक है मित्रों, आइए अब हम आगे देखते हैं, आगे पढ़ते हैं हमारा। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं आगे और क्या है। आपको मैं और इनके व्यापार से संबंधित कुछ चीज़ों को बताता हूँ। कुछ विद्वान मानते हैं कि सिंधु सभ्यता के शासन कार्य पुरोहित
पुरोहित किया करते थे। तो जो भी शासन का काम करते थे पुरोहित करते थे, जबकि कुछ लोगों के अनुसार यहाँ का शासन कौन करते थे, व्यापारियों द्वारा किया जाता था। ठीक है मित्रों, तो देखिए यहाँ पे बांट की श्रृंखला कैसी थी, जैसे मैंने आपको बताया था 16 और फिर उसके गुणज के उसमें, तो इसी प्रकार से और भी थी कुछ, एक फिर एक का दुगना कर दो तो दो, फिर दो का दुगना कर दो तो चार, फिर 8, फिर 16, ऐसी 16 का 32, फिर 32 का 64, फिर 64 का कितना हो जाएगा 128, फिर 128 का दुगना कर दो तो कितना हो जाएगा मित्रों 256। इसी तरीके से आगे दुगने दुगने में यहाँ पे दुगना कर करके यहाँ पे बांट का क्या होता था, उपयोग होता था। ठीक है मित्रों, कालीवंग से 1 और लोथल से 3 युगल सावधान के प्रमाण मिले हैं। ठीक है मित्रों, तो ये है जो ये जानकारी मैंने आपको दी, ये व्यापार से संबंधित नहीं है। देखिए उसके अलावा और व्यापारिक संबंध कहाँ कहाँ से थे, नगर, देखिए सिंधु के नगरों का पश्चिमी एवं मध्य एशिया के देशों के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था। ठीक है, ईरान, मिस्र, उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान, मध्य एशिया, बहरीन द्वीप, मेसोपोटामिया, क्रीट आदि देशों के साथ भी इनका व्यापार होता था। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार से ये इनका आर्थिक एवं व्यापारिक जीवन था। अब इसके अलावा अब हम आगे आते हैं शिल्प तथा उद्योग धंधों के बारे में हम इनके जानेंगे, इस अर्थात ये लोग और क्या क्या बनाते थे। ठीक है मित्रों, तो देखिए कृषि तथा पशुपालन के अतिरिक्त यहाँ के निवासी शिल्पों तथा उद्योग धंधों में भी रुचि लेते थे। ठीक है मित्रों, किस में रुचि लेते थे, उद्योग एवं धंधों में भी रुचि लिया करते थे यहाँ के लोग। ठीक है, यहाँ के निवासी धातु निर्माण, आभूषण निर्माण उद्योग, बर्तन निर्माण, हथियार औजार निर्माण उद्योग, परिवहन उद्योग में से भी परिचित थे। खुदाई में प्राप्त कताई बुनाई के उपकरण भी मिले हैं। ठीक है मित्रों, जब खुदाई हुई तो वहाँ पे कताई बुनाई के उपकरण मिले, जैसे तकली, सुई। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि ये लोग कपड़ा बुनना भी जानते थे। चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाना, खिलौने बनाना, मुद्रा का निर्माण करना, आभूषण एवं गुड़ियों का निर्माण करना आदि अन्य प्रमुख उद्योग एवं धंधे यहाँ के लोगों के थे। ठीक है मित्रों, इसके अलावा लकड़ी की वस्तुओं से पता चलता है कि बढ़ईगिरी का भी यहाँ पे व्यवसाय किया जाता था। ठीक है मित्रों, इसके अलावा देखिए हमें ये लोग क्या थे, मूर्तियां भी बनाते थे। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो में क्या बनाई गई है, कांस्य मूर्ति भी मिली है, जिससे क्या पता पड़ता है कि यहाँ के लोग मूर्ति भी बनाया करते थे। यहाँ के लोग मनके भी बनाते थे। ठीक है, मनके बनाने का कारखाना यहाँ पे क्या था, कहाँ पे था, लोथल एवं चहुंदड़ो में था मनके बनाने का कारखाना। मनके आप समझ रहे होंगे, छोटे छोटे मोती। ठीक है मित्रों, इनको ही क्या बोला जाता है, मोती बोला जाता है। मिट्टी से बने हल के साक्ष्य बनमाली में मिलते हैं। ठीक है, तो बनमाली एक जगह है जहाँ से हमें मिट्टी के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है मित्रों, उसके अलावा रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिनसे क्या होता है, धान की खेती का प्रमाण होना का पता चलता है। चावल के सर्वप्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए थे। ठीक है मित्रों, देखिए यहाँ पे स्त्री की मृण मूर्ति मतलब मिट्टी की मूर्ति मिलने से यह अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ का समाज कैसा था, मात्र सत्तात्मक था। ये क्या है, ये सामाजिक जीवन से संबंधित है। जो यहाँ पे सामाजिक जीवन था वो किस प्रकार का था, तो ये सामाजिक जीवन से संबंधित पॉइंट है। ठीक है मित्रों, यहाँ के देखिए सैंधववासी, जैसे कि अभी हम पढ़ चुके हैं कि सूती वस्त्र एवं ऊनी वस्त्रों से का भी प्रयोग किया करते थे। ठीक है मित्रों, सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी पत्थर, ठीक है मित्रों, क्या करते थे, लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ठीक है, तो ये हमारे कुछ साक्ष्य थे शिल्प एवं उद्योग धंधों से संबंधित। ठीक है, इसके अलावा भी मैं आपको कुछ और पॉइंट बताता हूँ। कला एवं स्थापत्य की दृष्टि से सिंधु सभ्यता काफी विकसित थी। यहाँ के लोग मूर्तिकला, चित्रकला, वास्तुकला, उत्कीर्ण कला, मृद भांड कला से परिचित थे। ठीक है मित्रों,
तो आशा करता हूँ आप ये जानकारी समझ गए होंगे शिल्प एवं उद्योग से संबंधित। ठीक है, अब आइए आगे जानते हैं हम और इसके बारे में। अब इसके हम सिंधु सभ्यता के सामाजिक जीवन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए सामाजिक जीवन कैसा था यहाँ का। सैंधव निवासियों का सामाजिक जीवन सुखी एवं सुविधापूर्ण था। ठीक है मित्रों, तो इनका कैसा था सामाजिक जीवन? सुखी एवं सुख सुविधाओं से परिपूर्ण था इनका जीवन। ठीक है, इनका जीवन कैसा था? सुख सुविधा से पूर्ण था। इन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं थी इनके जीवन में। ठीक है, तो यहाँ पे खुदाई में प्राप्त बहुसंख्यक नारी मूर्तियों से अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ का परिवार कैसा था? मातृ सत्तात्मक था। ठीक है मित्रों, यहाँ का परिवार कैसा था? मातृ सत्तात्मक था। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बताता हूं मैं आपको। समाज व्यवसाय के आधार पर 4 वर्गों में विभाजित था। ठीक है, तो यहाँ का जो समाज था वो कैसा था? 4 वर्गों में विभाजित था। योद्धा पहला था विद्वान, उसके बाद योद्धा आते थे, फिर व्यापारी तथा शिल्प आते थे और सबसे आखिरी में श्रमिक आते थे। तो इस प्रकार से 4 वर्गों में विभाजित था। हड़प्पा की खुदाई में अत्यंत विशाल तथा लघु मकान पास पास स्थित मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब खुदाई की गई तो कुछ बहुत बड़े विशाल मकान भी मिले और उसी के पास में स्थित कुछ छोटे मकान भी मिले। इस बात से प्रमाण, यह किस बात का प्रमाण है? कि समाज में धनी एवं निर्धन में भेदभाव नहीं था। ठीक है, तो मतलब यह है कि जिनका बहुत बड़ा घर है वो भी वहीं रहते थे और पास में ही कुछ छोटे आदमी भी बाजू में ही रहा करते थे, उनमें कोई भेदभाव नहीं था। सैंधव निवासी शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों ही थे। ये लोग गेहूं, जौ, चावल, तिल तथा दाल आदि उनके प्रमुख खाद्यान्न थे। ठीक है मित्रों, सोने, चांदी, हाथी दांत, तांबे एवं सीप से निर्मित आभूषण जैसे कठहार, कर्णफूल, हंस, हंसुली, भुजबंद तथा कड़ा आदि का प्रचलन था। ठीक है, तो ये सारी चीजें ये अपने सौंदर्य के लिए उपयोग करते थे। अपना सौंदर्य बनाने के लिए इन सब चीजों का उपयोग किया जाता था। इन्हें स्त्री एवं पुरुष दोनों ही समान रूप से पहना करते थे। सैंधव निवासी आमोद प्रमोद के प्रेमी थे, मतलब वो आनंद भी उठाते थे। ठीक है, तो और वो आमोद प्रमोद मतलब जैसे आजकल हम कॉमेडी नाइट्स विद कपिल ये सारी चीजें देखते हैं, तो वो मनोरंजन भी किया करते थे। तो मनोरंजन में वो लोग क्या करते थे? जुआ खेलना, शिकार करना, ठीक है, शिकार कराना, नचाना, गाना बजाना आदि लोगों आमोद प्रमोद के साधन थे। उसके अलावा ये लोग जानवरों को भी लड़ाया करते थे। ठीक है मित्रों, किसको लड़ाते थे? ये जानवरों को भी एक दूसरे से लड़ाया करते थे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे पर्दा प्रथा भी थी और वेश्यावृत्ति सैंधव समाज में प्रचलित थी। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। आइए आगे पढ़ते हैं। मछली पकड़ना तथा चिड़िया का शिकार कराना भी यहाँ की नियमित क्रियाकलाप थे। मिट्टी से निर्मित, सोने चांदी से निर्मित बर्तनों का प्रयोग भी होता था। ठीक है, तो यहाँ का ये कैसा जीवन था? यहाँ का ये सामाजिक जीवन था। ठीक है मित्रों, तो आशा करता हूँ आप सामाजिक जीवन के बारे में समझ गए होंगे। ठीक है, अब आइए इनका धार्मिक जीवन जान लेते हैं कि धार्मिक जीवन इनका किस प्रकार का था। ठीक है, तो आइए धार्मिक जीवन के बारे में जानते हैं। तो इनका धार्मिक जीवन कैसा था? ये मातृ देवी के संप्रदाय का सैंधव संस्कृति में प्रमुख स्थान था। ठीक है, तो मातृ देवी का प्रमुख स्थान था सैंधव संस्कृति में। मातृ देवी की ही भांति देवता की उपासना में बलि का विधान था। ठीक है, तो बलि यहाँ पे क्या, जब भी कुछ होता था तो बलि दी जाती थी। ठीक है, क्या दी जाती थी मित्रों?
बलि प्रथा का यहाँ पे चलन था। जब भी कोई पूजा पाठ की जाती थी तो बलि दी जाती थी। यहाँ पर पशुपतिनाथ, महादेव, लिंग, योनि, वृक्षों, पशुओं की पूजा की जाती थी। ये लोग भूत प्रेत, अंधविश्वास व जादू टोना पर भी विश्वास करते थे। लोथल गुजरात, ठीक है, लोथल कहाँ है? गुजरात में। और कालीबंग कहाँ है? राजस्थान में। तो यहाँ पे उत्खनन के परिणाम स्वरूप कई अग्निकुंडों तथा अग्नि वेदिकाएं मिलती हैं। ठीक है, क्या मिलती हैं? अग्नि वेदिकाएं यहाँ पर प्राप्त हुई हैं। बैल को पशुपति नाथ का वाहन माना जाता है। फाख्ता एक पवित्र पक्षी माना जाता था। ठीक है, यहाँ के लोग स्वास्तिक चिन्ह को समझते थे, मतलब यहाँ के लोग भी स्वास्तिक चिन्ह से परिचित थे। स्वास्तिक चिन्ह इस सभ्यता का प्रमुख चिन्ह है। ठीक है, तो ये स्वास्तिक चिन्ह हमें कहाँ से मिला है? हड़प्पा सभ्यता की देन है। क्या? स्वास्तिक चिन्ह। ठीक है मित्रों, सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता देवी की मानकर उसकी पूजा करते थे। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता के लोग धरती को क्या मानते थे? उर्वरता की देवी मानते थे और उसकी पूजा किया करते थे। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता की लोगों की विशेष पूजनीय थी। ठीक है मित्रों, इसके अलावा यहाँ के लोग देखिए जब अंतिम संस्कार किया करते थे तो अंतिम संस्कार में शवों को जलाने की व्यवस्था भी थी और गाड़ने की व्यवस्था भी थी। तो जलाना और गाड़ना दोनों ही प्रथाएं यहाँ पे प्रचलित थी। ठीक है, तो शवों को जलाया भी जाता था एवं गाड़ा भी जाता था। ठीक है, तो लोथल एवं कालीबंग में युग्म समाधियां मिली हैं। ठीक है, क्या मिली है? कालीबंग एवं लोथल में युग्म समाधियां मिली है। ठीक है, तो देखिए मृतों के संस्कार की 3 विधियां थी। जैसे अभी मैंने आपको 2 बताई कि एक तो थी गाड़ भी दो और जला भी दो। इस प्रकार से एक और विधि थी। देखिए 3 विधियों, देखो दाह संस्कार क्या हो गया? जलाना हो गया। ठीक है, आंशिक समाधिकरण एक और थी और पूर्ण समाधिकरण। तो ये कुछ और विधियां थी जो कि वहां के लोग क्या करते थे? उपयोग क्या करते थे। तो आपसे अगर पूछा जाए कि यहाँ पे कौन कौन सी सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग जब मर जाते थे तो किस प्रकार की विधियां का उपयोग करते, तो आपको जैसा आपको मिले वहां पे ऑप्शन जैसे मिले आपको उस प्रकार से उत्तर देना है। ठीक है मित्रों, तो देखिए कालीबंग से 1 एवं लोथल से 3 युगल समाधान मिले के प्रमाण मिले हैं। ठीक है मित्रों, कालीबंग से 1 समाधान मतलब 1 युगल, मतलब युगल समझते हैं आप? जोड़ा। ठीक है, जोड़े में 1 समाधि मिली और लोथल से 3 जोड़ों की समाधि मिली है। ठीक है, तो जोड़े में मतलब वो पति पत्नी भी हो सकते हैं या भाई बहन भी हो सकते हैं या भाई भाई भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से जोड़ों में मतलब 2 लोग एक साथ दफनाया गया उन दो लोगों को। ठीक है मित्रों, तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब आइए हम समझ लेते हैं लेखन कला। यहाँ की लेखन कला कैसी थी? देखिए अभी तक लेखन कला को, यहाँ की लेखन कला को क्या पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है मित्रों, यहाँ की लेखन कला को पढ़ा नहीं जा सका है। यहाँ पे चित्र एवं अक्षर दोनों ही ज्ञात होते हैं। ठीक है, यहाँ पे चित्रात्मक भी थी यहाँ की लेखन कला और कैसी थी? अक्षर वाली भी थी। तो चित्र कितने मिले हैं? लगभग 400 चित्र मिले हैं। ठीक है, कितने मिले हैं? क्षमा कीजिए, 400 अक्षर मिले हैं। कितने? लगभग 400 अक्षर मिले हैं और 600 चित्र मिले हैं। ठीक है, लिपि में। ठीक है, तो यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख 1 से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर और दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है मित्रों, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता कौन सी थी? सुमेर की सभ्यता थी। ये कुछ एक्स्ट्रा जानकारी है। तो लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेर की सभ्यता थी। ठीक है मैं, तो देखिए मैंने जब सुमेर की सभ्यता, जब मैं अलग अलग प्रकार की सभ्यताओं के बारे में आपको बता रहा था तो मैंने उसमें इस चीज की चर्चा जरूर की होगी। ठीक है मित्रों, तो यहाँ से हमें यहाँ पे फिर से वो पॉइंट आप याद रख सकते हैं कि लेखन कला की उचित प्रणाली किस सभ्यता में विकसित हुई? सुमेर की सभ्यता में
विकसित हुई। ठीक है मित्रों, सुमेरिया की सभ्यता में। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब देखिए इस सभ्यता का अंत किस प्रकार से हुआ। तो इस सभ्यता का अंत कुछ लोग मानते हैं कि सिंधु सभ्यता का विनाश कैसे हुआ, बाढ़ से हुआ। ठीक है, बाढ़ के कारण हुआ। ठीक है, कुछ लोग मानते हैं कि बाढ़ के कारण हुआ, कुछ लोग कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ, कुछ लोग कहते हैं कि नदियों ने अपना मार्ग बदल लिया जिस कारण से यहाँ की सभ्यता बाढ़ में बह गई, कुछ लोग कहते हैं कि सामाजिक ढांचे का बिखराव हो गया, कुछ लोग मानते हैं कि भूकंप आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से सभी लोगों की, सभी जो इतिहासकार हैं उनके अपने अपने मत हैं। ठीक है मित्रों, अब आइए हम जान लेते हैं कि हमें किस जगह से किस प्रकार की चीजें प्राप्त हुई। देखिए यहाँ पे एक बृहद स्नानागार भी मिला है जो जिसकी पूरब से पश्चिम तक की चौड़ाई कितनी थी, 32.9 मीटर थी। ठीक है, और उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई थी क्या, 59.8 मीटर थी। ठीक है, स्नानागार सामूहिक पूजन से जुड़ा हुआ था। ठीक है, अब आइए जान लेते हैं हमें इसके विभिन्न नगरों से प्राप्त होने वाली विभिन्न वस्तुओं के बारे में। ठीक है मित्रों, तो ये आप पॉइंट अपने लिख सकते हैं कि कहाँ से क्या मिला। ठीक है, तो आइए मैं बताता हूँ आपको कहाँ से क्या मिला। सबसे पहले हम जानेंगे कि हमें हड़प्पा से कौन कौन सी चीजें मिली। ठीक है, तो हड़प्पा से हमें मिली, हड़प्पा से कई चीजें एवं अवशेष के प्रमाण मिलते हैं। कौन कौन से, सिंधु सभ्यता में सबसे अधिक अभिलेख युक्त मोहरें कहाँ से मिली हैं, हड़प्पा से मिली हैं। ठीक है, हड़प्पा से सबसे अधिक मोहरें मिली हैं। कितनी, 891 मोहरें मिली हैं। ठीक है, पीतल की इक्का गाड़ी, स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा, शवाधान के गड्ढों में ईंट लगाने के प्रमाण भी हमें हड़प्पा से मिले हैं। देखिए हम इन सब चीज़ों के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन मैं अब आपको ये बता रहा हूँ कि हमें हड़प्पा से क्या क्या मिला। ठीक है मित्रों, तो इसमें आपको क्या होगा, अगर ऐसा प्रश्न आता है कि हड़प्पा से इनमें से कौन सी चीज़ मिली या नहीं मिली। ठीक है, या आपको जब आप MPPSC या जिस भी आप अगर MPPSC या किसी और PSC की अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो आपको वहाँ पे इस प्रकार के प्रश्न आ सकती हैं कि उन चीज़ों के बारे में लिखिए जो कि हड़प्पा सभ्यता से हड़प्पा से प्राप्त हुई। ठीक है, हड़प्पापुरा स्थल से प्राप्त हुई, तो आप वहाँ पे इन चीज़ों के बारे में लिख सकते हैं। तो देखिए क्या क्या मिला वहाँ से, कांसे का दर्पण, सुरमा लगाने की सलाई, कर्मचारियों के आवास, 16 भट्टियाँ, 6 अन्नागारों के 2 समूह, लाल पत्थर से बनी पुरुषों की निर्वस्त्र धड़ की आकृति, R37 कब्रिस्तान, मातृ देवी की मूर्ति, लकड़ी का ताबूत, फल रखने के खलिहान, तांबा गलाने का पात्र, ये सारी चीजें हमें हड़प्पा से मिली। अब मोहनजोदड़ो से मैं आपको बताता हूँ मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला। मोहनजोदड़ो से सिंध के लड़काना जिले में स्थित है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक है मित्रों, इस प्रकार का प्रश्न कई बार आ गया है कि मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है, या ऐसा प्रश्न भी आ चुका है मृतकों का टीला यह किससे संबंधित है। ठीक है मित्रों, तो आप क्या ऑप्शन लगाएंगे, मोहनजोदड़ो पे टिक लगाएंगे। यहाँ से और चीजें मिली जैसे विशाल स्नानागार, इसकी खोज किसने की, जॉन मार्शल ने इसकी खोज की। ठीक है, इसे कलेजिस्ट बिल्डिंग का नाम दिया था किसने, जॉन मार्श ने, और इसकी खोज भी जॉन मार्श ने की थी। किसकी, विशाल स्नानागार, जिसे कलेजिस्ट बिल्डिंग भी कहते हैं। नाव के चित्र वाली मुद्रा, बौद्ध स्तूप, लिंग पूजा के प्रमाण, वृषभ की मृण मूर्ति, अन्नागार, तो इसकी खोज किसने की, व्हीलर के अनुसार सबसे बड़ी इमारत। ठीक है, क्या है, सबसे बड़ी इमारत है लिंग पूजा के प्रमाण, वृषभ की मृण मूर्ति, अन्नागार। तो अन्नागार जो है वो व्हीलर के अनुसार सबसे बड़ी इमारत है। सीटदार शौचालय, 1398 मोहरें मिली। पुरोहित का धड़ मिला। ठीक है मित्रों, वहां पे एक मूर्ति मिली जिसे पुरोहित माना गया या उसे योगी शिव भी माना गया। मिश्रित पशु की मूर्ति, नर्तकी की कांसे की मूर्ति, घोड़े के दांत, शवागार जो कि महाकक्ष था। तो ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिली, मोहनजोदड़ो से मिली।
अब लोथल से क्या क्या मिला? लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित एक बंदरगाह नगर था, ठीक है, लोथल। यहाँ से कई चीजों के प्रमाण मिले, जैसे गोदीवाड़ा, ठीक है, गोदीवाड़ा क्या है? एक बंदरगाह है। यहाँ पे भी अन्नागार, स्नानागार, स्नान गृह, नालियों की अच्छी व्यवस्था थी। पूरा हाथीदांत, ठीक है मित्रों, पूरा का पूरा हाथीदांत मिला। घोड़े की मिट्टी की मूर्ति मिली। युगल समाधान, ठीक है, युगल समाधान मतलब दोहरे कंकाल। नालियों में सूखते गड्ढे। औद्योगिक क्षेत्र, सेलखिड़ी की मोहरें, सीप, मनका बनाने का कारखाना, अग्नि पूजन के संकेत। नगर तीन भागों में विभक्त था। आटा पीसने की चक्की, आटा पीसने की चक्की के 2 पार्ट भी मिले, ठीक है मित्रों। तो ये सारी चीजें मिली थी हमें लोथल से, ठीक है। अब आते हैं धौलावीरा। धौलावीरा से क्या चीजें मिली? तो धौलावीरा से हमें चीजें मिली कौन सी? आइए जानते हैं धौलावीरा से हमें कौन सी चीजें मिली। धौलावीरा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। यह नगर 3 भागों में विभक्त था। मध्य नगर या मध्या केवल यहीं पाया गया है, ठीक है। तो ये सिंधु सभ्यता का सिर्फ एक ऐसा नगर है जो कि 3 भागों में पाया गया है, ठीक है, बाकी के सब 2 भागों में थे। यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे आधुनिक नगर है, ठीक है। तो यहाँ से कुछ मिला नहीं, ये धौलावीरा के बारे में प्रमुख जानकारी थी। कालीबंग कहाँ था? कालीबंग राजस्थान के गंगानगर जिले के घग्गर नदी के किनारे स्थित था। देखिए यहाँ से क्या क्या चीजें मिली। कांच एवं मिट्टी की चूड़ियां, कच्ची मिट्टी से बनी 7 अग्निकुंड मिले। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। तांबा गलाने की तकनीक, प्राचीर युक्त नगर का नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग, 3 प्रकार की शवाधान प्रथाएं, ऊंट की अस्थियां, कुएं, खिलौना, नाव आदि यहाँ कहाँ से मिले हमें? कालीबंग से मिले, ठीक है। बालाकोट से क्या क्या मिला? बालाकोट अरब सागर के तट पर कराची के निकट एक बंदरगाह था, ठीक है। तो ये क्या था? कराची के निकट स्थित एक बंदरगाह था, क्या? बालाकोट, ठीक है। यहाँ से प्राक सैंधव एवं विकसित सैंधव दोनों सभ्यताओं के अस्तित्व मिलते हैं, ठीक है। तो प्राक सैंधव मतलब बहुत पहले की सैंधव सभ्यता, और विकसित सैंधव सभ्यता मतलब वर्तमान, जो पहले और वर्तमान दोनों ही प्रकार की सभ्यताएं यहाँ पे देखने को मिलती हैं, ठीक है मित्रों। सुरकोटडा से क्या मिला? सुरकोटडा गुजरात के कच्छ में था, ठीक है। यह नगर दुर्ग एवं विशाल आवासीय बस्ती थी। यहाँ से घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई। पत्थर से ढकी हुई कब्र भी यहाँ पे मिली, ठीक है। अब देखिए चहुंदड़ो क्या है? पाकिस्तान के सिंध में स्थित है। यहाँ से लिखने की चौकी एवं मशी पत्र क्या है? दावत, सील या मुद्राओं के निर्माण के कारखाने, मनका बनाने का कारखाना, ईंट से बनी भट्टियां चहुंदड़ों में पाए गए, ठीक है। अब बनवाली में क्या मिला? बनवाली में यहाँ से मिट्टी का हल पाया गया, ठीक है। बनवाली हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर के किनारे स्थित है, ठीक है मित्रों। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। रोपण से क्या मिला? मानव कब्र के नीचे कुत्ते का शवाधान पाया गया, ठीक है मित्रों। कहाँ पे? रोपण में, ठीक है मित्रों। अब आइए हम जान लेते हैं क्या, हम एक चीज के बारे में और जानते हैं, वो है हमारी, देखिए मैं अब आपको एक लिस्ट बताने वाला हूं। जो लिस्ट क्या है? सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल एवं उससे संबंधित नदी एवं उसके उत्खननकर्ता और वर्तमान उसकी स्थिति क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए हड़प्पा प्रमुख स्थल क्या है? हड़प्पा। तो ये इसके किस नदी के किनारे था? रावी नदी के किनारे था, ठीक है। तो पहले मैं उसका स्थल बोलूंगा, फिर नदी बोलूंगा, उसके बाद मैं उसकी वर्तमान स्थिति बताऊंगा, फिर उत्खनन करता, ठीक है। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे था। इसकी वर्तमान स्थिति है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला। इसके उत्खनन करता है दयाराम साहनी 1921 में। फिर उसके बाद माधव स्वरूप वत्स ने 1926 में की, और फिर 1946 में व्हीलर ने इसकी खुदाई की। उसके बाद
मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे था। देखिए सिंधु नदी के किनारे कौन कौन थे, एक मोहनजोदड़ो और चौंदड़ो, दोनों ही सिंधु नदी के किनारे स्थित थे, मोहनजोदड़ो और चौंदड़ो। ठीक है मित्रों, तो जो मोहनजोदड़ो है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाने जिले में है। इसके उत्खननकर्ता कौन कौन है, राखलदास बनर्जी 1922, मैके ने की 1927 में, और व्हीलर ने की 1930 में। ठीक है, चौंदड़ो भी सिंध नदी के किनारे था। तो यह सिंध प्रांत पाकिस्तान नवाब शाह जिले में। ठीक है, इसके उत्खननकर्ता कौन थे, मैके 1925, एन.जी. मजूमदार 1930। ठीक है मित्रों, फिर कालीबंग घग्गर नदी के किनारे, वर्तमान में यह है राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। ठीक है, इसके उत्खननकर्ता कौन थे, अमालनंद घोष। ठीक है, कौन थे, अमालनंद घोष 1951, और पीवी लाल एवं बी के थार। ठीक है, पीवी लाल एवं बी के थार 1961 में की इन्होंने यहाँ की खुदाई। फिर कोट दी जी। ठीक है ना मित्रों, कोट दी जी कहाँ पे है, वर्तमान में सिंधु नदी के किनारे है कोट दी जी। ठीक है, तो इसकी स्थिति क्या है, सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान। ठीक है, तो पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है उसका खैरपुर स्थान। इसकी खोज उत्खननकर्ता कौन है, फजल अहमद 1953 में इन्होंने इसकी खुदाई की। ठीक है, उत्खनन की। फिर रंगपुर कहाँ है, मादर कहाँ पे है, मादर नदी के किनारे, गुजरात का काठियावाड़ जिला। ठीक है, इसके उत्खननकर्ता कौन है, रंगनाथ राव 1953-54 में इन्होंने रंगपुर की खुदाई की। फिर इसके बाद कौन सा जिला है, रोपण। ठीक है मित्रों, रोपण जिला नहीं, खुदाई स्थल कौन सा है, रोपण। ठीक है, तो यह किस नदी के किनारे था, सतलज नदी के किनारे था। पंजाब के अभी वर्तमान में कहाँ है, पंजाब के रोपण जिले में। ठीक है, इसके उत्खननकर्ता थे यज्ञदत्त शर्मा 1953 से 56 के बीच में इन्होंने यहाँ पे उत्खनन कार्य किया। फिर लोथल किस नदी के किनारे था, लोथल था भोगवा नदी के किनारे। अब वर्तमान स्थिति है इसकी गुजरात का अहमदाबाद जिला। ठीक है, इसे किसने किया था उत्खनन, इसका उत्खनन किया था रंगनाथ राव ने 1954 में। ठीक है मित्रों, कब किया था, 1954 में। फिर इसके बाद आते हैं हम आलमगीरपुर। तो आलमगीरपुर इसकी खुदाई किसने की, आलमगीरपुर की खुदाई की है यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 में। वर्तमान में यह कहाँ है, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में और हिंडन नदी के किनारे। सुतकंडरडोर दाशक नदी के किनारे है। इसकी वर्तमान स्थिति है पाकिस्तान के मकरान के समुद्र तट के किनारे। ठीक है मित्रों, इसे इसके उत्खनन करता है ऑरेल स्टाइन। ठीक है मित्रों, कौन है, ऑरेल स्टाइन 1927। ठीक है, बनमाली की खुदाई या बनमाली। ठीक है, यह किस नदी के किनारे है, रंगोई नदी के किनारे है, हरियाणा का हिसार जिला। ठीक है, हरियाणा का हिसार जिला। इसकी खुदाई किसने की, उत्खनन करता कौन है, रविंद्र सिंह बिष्ट 1954 में, क्षमा कीजिए 1974 में। ठीक है, धौलावीरा लूनी नदी के किनारे है, गुजरात का कच्छ जिला वर्तमान स्थिति है इसकी। और इसके उत्खनन करता थे जेपी जोशी 1967 से 1968 तक, और रविंद्र सिंह बिष्ट 1990 से 1991 के बीच इन्होंने इसकी खुदाई की। और हमारा आखिरी स्थल पुरा स्थल है सोतकाहा। ठीक है, ये किस नदी के किनारे है, सादी कौर नदी के किनारे है, दक्षिणी बलूचिस्तान। इसके उत्खनन करता है जॉर्ज हेल्स 1962। ठीक है मित्रों, तो ये थी हमारी लिस्ट किसकी, सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी वो किस नदी के किनारे थे, उत्खनन करता इन स्थलों को किसने उत्खनन किया, और ये स्थल वर्तमान में कहाँ थे, ये इसकी लिस्ट थी। ठीक है मित्रों, तो ये सारी जानकारी मैंने आपको दी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको मेरा ये जो ऑडियो लेक्चर है वो आपको पसंद आएगा। ठीक है मित्रों, इसमें आपको इतिहास की विभिन्न बिंदुओं के बारे में जानकारी मिलेगी। ठीक है, इसके साथ ही मैं एनसीईआरटी की वीडियो भी डाल रहा हूँ लाइन से।
तो आप उन्हें भी देखिए और अपना बेसिक क्लियर कीजिए। ठीक है मित्रों, अभी मैं विज्ञान की वीडियोस डाल रहा हूँ, कक्षा 6 की विज्ञान। ठीक है, तो आप उन्हें भी देखिए और उनका आनंद लीजिए और अपना ज्ञान बढ़ाइए। ठीक है मित्रों, तो आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आया होगा। जो ऑडियो मैं आपको सुना रहा हूँ वो आपको अच्छा लग रहा होगा। तो मैं आपसे यही आशा करता हूँ आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और जो नए व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब भी करेंगे। ठीक है मित्रों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भारत।